तो आपको लगता है कि आप इंडियन पॉलिटिक्स को समझते हैं? क्या आप नेता, पार्टीज और उन लंबी चौड़ी रैलीज के गेम को पूरी तरह जानते हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो बस ट्रेलर है। असली फिल्म तो पर्दे के पीछे चलती है। हर इलेक्शन के रिजल्ट में, हर नए कानून में 3 ऐसी छुपी हुई फोर्सेस हैं जो इंडिया की किस्मत लिख रही हैं। जेंडर, रिलीजन और कास्ट। आज हम इन्हीं 3 चेहरों से पर्दा उठाएंगे। चलिए इंडियन पॉलिटिक्स का एक सोशल एक्सरे करते हैं। लेट्स डाइव राइट इन। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 141। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये एक ग्लोबल रैंकिंग है। एक ऐसी लिस्ट जिसमें इंडिया, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, रुवांडा, साउथ अफ्रीका, अरे छोड़िए, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर किस चीज में? जी हाँ, पार्लियामेंट में महिलाओं की हिस्सेदारी के मामले में। सोच के देखिए, आधी आबादी लेकिन पावर के टेबल पर इतनी कम सीट्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर हमारी डेमोक्रेसी को अंदर से असलियत में चला कौन रहा है? इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने निकले हैं। सबसे पहले हम जेंडर के रोल को डीकोड करेंगे, फिर हम विमेन इन पॉलिटिक्स के सीधे हार्ड डेटा में घुसेंगे, उसके बाद हम रिलीजन और कास्ट के इस कॉम्प्लिकेटेड जाल को सुलझाएंगे, और आखिर में आगे का रास्ता क्या है, सॉल्यूशंस क्या हैं, उस पर बात करेंगे। रेडी है? चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे यूनिवर्सल सोशल डिवीजन से, जेंडर। ये वो पहली पहचान है जो हमें पैदा होने से भी पहले मिल जाती है और ये हमारी पूरी जिंदगी को शेप करती है। इसके पीछे ना एक बहुत पावरफुल सिस्टम काम करता है जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देता। वो सिस्टम है पेट्रियार्की, यानी पितृसत्ता। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि परिवार का मुखिया एक आदमी है, नहीं, ये एक पूरा सोशल सिस्टम है, एक माइंडसेट है जहां पावर, लीडरशिप, जमीन जायदाद और सोशल वैल्यू सब कुछ मर्दों के हाथ में होता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल सोचिए, एक परिवार में बेटा और बेटी दोनों हैं। अगर प्रॉपर्टी बांटने की बात आती है तो ट्रेडिशनली ज्यादा हक किसका समझा जाता है? बस वही है पेट्रियार्की इन एक्शन। और ये सिस्टम बनाता है जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, काम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक तरफ है घर का काम, 24/7 जॉब जिसकी ना कोई सैलरी है, ना कोई प्रमोशन, ना ही कोई रिटायरमेंट। और दूसरी तरफ है बाहर का काम जिसके लिए पैसे मिलते हैं, जिसे समाज असली काम मानता है। पर यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये डिवीजन नेचुरल नहीं है, ये सोसाइटी ने बनाया है। इट्स सोशली कंस्ट्रक्टेड। और इस डिवीजन का जमीनी असर कितना गहरा है, जरा इन नंबर्स को देखिए। औरतों का लिटरेसी रेट सिर्फ 54%, जबकि मर्दों का 76%। सेम काम के लिए कम सैलरी। बेटे की चाहत ने चाइल्ड सेक्स रेशियो को 914 लड़कियों पर 1000 लड़के तक गिरा दिया है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग, एक एवरेज इंडियन औरत हर दिन एक आदमी से 1 घंटा ज्यादा काम करती है, लेकिन वो काम अनपेड रहता है। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये देश की करोड़ों औरतों की रोज की जिंदगी की सच्चाई है। तो इन्हीं भेदभाव के खिलाफ जो आवाज उठी, जो आंदोलन खड़ा हुआ, उसे कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब ये शब्द सुनकर ना लोग अक्सर सोचते हैं कि इसका मतलब है मेन से नफरत करना। बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। फेमिनिज्म का मतलब बस इतना सा है कि औरतें भी इंसान हैं और उन्हें भी बराबर के अधिकार और मौके मिलने चाहिए। दैट्स इट। फिर चाहे वो वोट डालने का अधिकार हो, जिसके लिए दुनिया भर में औरतों ने लंबी लड़ाई लड़ी है, या फिर अपने करियर को खुद चुनने की आजादी हो। तो आप सोचेंगे कि ये सब पर्सनल बातें पॉलिटिक्स में जरूरी क्यों हैं? सिंपल है, जब आप अपनी आधी आबादी को पीछे रखेंगे तो आपका देश आगे कैसे बढ़ेगा? सोच के देखिए, आप एक कार रेस जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी गाड़ी के 2 टायर्स में हवा ही कम है। जीतेंगे कैसे? लॉज, नेशनल बजट्स, पॉलिसीज, सब पर इसका असर पड़ता है। जेंडर इक्वालिटी सिर्फ एक सोशल इशू नहीं है, इट्स एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल नेसेसिटी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये भेदभाव पावर के सबसे बड़े मैदान यानी पॉलिटिक्स में कैसे दिखता है। जब हम कहते हैं कि औरतें डिसएडवांटेज्ड हैं, तो इसका सबसे बड़ा सबूत पॉलिटिक्स में उनके रिप्रेजेंटेशन में मिलता है। अब बातों से आगे बढ़ते हैं और सीधे सीधे डेटा देखते हैं। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। 2014 में लोकसभा में 12.2% विमेन एमपीज थीं। 2019 में ये नंबर थोड़ा सा बढ़ा, 14.7% तक पहुंचा, जो एक अच्छा साइन था। लेकिन 2024 में प्रोग्रेस आगे बढ़ने की बजाय एक्चुअली नीचे आ गया, 13.62% पर। यह साफ दिखाता है कि प्रोग्रेस की कोई गारंटी नहीं है, एक कदम आगे तो एक कदम पीछे। और अगर हम पार्टी वाइज डेटा देखें तो कहानी और भी क्लियर हो जाती है। 2024 में तृणमूल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 38% विमेन कैंडिडेट्स को जिताया। उनका बार देखिए,
और उसके कंपैरिजन में कांग्रेस में 14% और बीजेपी में 12% वुमेन एमपीज हैं। ये नंबर्स एक बहुत ज़रूरी चीज़ दिखाते हैं, जहां पॉलिटिकल विल होती है वहां बदलाव आ सकता है। और अगर आपको लगा कि लोकसभा के नंबर्स खराब है, तो ज़रा स्टेट असेंबलीज यानी विधानसभा का हाल देखिए। पूरे इंडिया में नेशनल एवरेज सिर्फ 9% है। इसका मतलब है कि स्टेट्स में जहां हमारी रोज की जिंदगी से जुड़े कानून बनते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, लोकल ट्रांसपोर्ट, वहां औरतों की आवाज और भी ज्यादा कम है। तो सवाल है, ऐसा क्यों है? एक बड़ा कारण है टोकनिज्म। ये क्या होता है? चलिए एक क्लासरूम की एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए एक टीचर को स्कूल में दिखाना है कि वो सभी स्टूडेंट्स को बराबर मौका देती है, तो वो एक डिबेट कंपटीशन के लिए एक ऐसे स्टूडेंट को सिलेक्ट करती है जिसे बोलना ही नहीं आता। अब रिकॉर्ड में तो आ गया कि सबको चांस मिला, पर रिजल्ट क्या हुआ? जीतने का इरादा ही नहीं था। ठीक इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज कुछ वुमेन कैंडिडेट्स को ऐसी सीट से टिकट दे देती हैं जहां उनकी पार्टी कभी जीत ही नहीं सकती, बस दिखावे के लिए। यही है टोकनिज्म। इस प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा सोल्यूशन प्रपोज किया गया है, द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। ये पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में औरतों के लिए 33% सीट्स रिजर्व करने का वादा करता है। एकदम रेवोल्यूशनरी कदम। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। ये कानून अभी लागू नहीं होगा। ये 2029 के बाद होने वाली डिलिमिटेशन यानी कंस्टिट्यूएंसीज के रीड्रॉइंग के बाद ही इंप्लीमेंट होगा। मतलब एक उम्मीद तो है, पर उस उम्मीद का इंतजार बहुत बहुत लंबा है। तो ये सब इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि जब पावर में औरतें कम होती हैं तो उनकी जिंदगी से जुड़े इश्यूज जैसे मैटरनल हेल्थ, बच्चों का पोषण, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी, ये सब पॉलिसी मेकिंग में प्रायोरिटी नहीं बन पाते। रिसर्च बार बार दिखाती है कि जहां वुमेन लीडर्स होती हैं वहां इन सोशल सेक्टर्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो कम वुमेन इन पावर का मतलब है सबके लिए एक कम इंक्लूसिव, कम केयरिंग गवर्नेंस। अब हम आते हैं अपने दूसरे चेहरे पर, रिलीजन, धर्म। इंडिया जैसे डाइवर्स देश में धर्म और सियासत का रिश्ता बहुत गहरा, बहुत नाजुक और बहुत जरूरी है। पता है, ये आग की तरह है। ये आपके घर में रोशनी भी कर सकती है और पूरे शहर को जला भी सकती है। सवाल बस ये है कि माचिस किसके हाथ में है। गांधी जी ने कहा था, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब ये सुनकर लगता है कि वो पॉलिटिक्स में धर्म लाने की बात कर रहे थे, लेकिन उनका मतलब कहीं ज्यादा गहरा था। उनके लिए रिलीजन का मतलब हिंदू, इस्लाम या क्रिश्चियन जैसे मजहब नहीं थे। उनका मतलब था धर्मा, यानी एथिक्स, मोरालिटी, सच्चाई। वो चाहते थे कि पॉलिटिक्स नैतिकता के उन उसूलों पर चले जो हर धर्म सिखाता है। और इसी स्पिरिट को फॉलो करते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाया। इसका मतलब है कि स्टेट की नजरों में सब धर्म बराबर हैं। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यहाँ हर नागरिक को आज़ादी है कि वो किसी भी धर्म को माने या ना माने। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमारी छुट्टियों की लिस्ट है। हम दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती सब मनाते हैं। यही तो है सेक्युलरिज्म इन एक्शन। लेकिन जब गांधी जी की एथिक्स वाली बात को तोड़ मरोड़ कर धर्म को लोगों को बांटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तब जन्म होता है कम्युनलिज्म का। ये वो सोच है जो कहती है कि आपकी पहली और सबसे ज़रूरी पहचान आपका धर्म है, और इसके बेसिस पर एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ एक हम वर्सेस वो की टीम बनाकर खड़ा कर दिया जाता है। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है पड़ोसियों को दुश्मन बनाकर वोट हासिल करने की। चलिए एक सेकंड के लिए रुकते हैं और सोचते हैं। पॉज एंड थिंक। आपके स्कूल, कॉलेज या पड़ोस में ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जहां अलग अलग धर्म के दोस्त मिलकर सेलिब्रेट करते हैं? दिवाली की मिठाई, ईद की सेवइयां, क्रिसमस का केक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। ये छोटे छोटे पल ही सेक्युलरिज्म की जमीन को मजबूत बनाते हैं। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जब पॉलिटिक्स धर्म को जोड़ने की जगह तोड़ने का हथियार बना लेती है, तो वो देश के सोशल फैब्रिक, हमारी सदियों पुरानी एकता को खतरे में डाल देती है। एक टूटा हुआ घर खड़ा नहीं रह सकता। ये प्रोग्रेस रोकता है, नफरत पैदा करता है और हिंसा को जन्म दे सकता है। इसलिए एज सिटीजन्स इसके खतरों से अलर्ट रहना हम सबकी जिम्मेदारी है। और अब तीसरा और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स चेहरा, कास्ट, जाति। ये इंडिया की एक ऐसी सच्चाई है जो हजारों साल से हमारे समाज का एक ऑपरेटिंग सिस्टम रही है, और पॉलिटिक्स में ये आइडेंटिटी का सबसे पावरफुल पिलर है। इंडिया की कास्ट हायरार्की को हम मोटा मोटा इन 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। ये एक सोशल लैडर जैसी है। सबसे ऊपर फॉरवर्ड कास्ट्स,
फिर आते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसीज, उसके बाद है शेड्यूल्ड कास्ट्स यानी दलित्स, और आखिर में शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी आदिवासीज। ये सिर्फ एक क्लासिफिकेशन नहीं है, सदियों तक इस सीढ़ी पर आपकी पोजीशन ये तय करती थी कि आपको कितनी इज्जत, कितने मौके और कितने रिसोर्सेज मिलेंगे। पॉलिटिक्स में कास्ट का रोल आज़ादी से भी पहले का है, लेकिन मॉडर्न इंडिया में 1979 में मंडल कमीशन का बनना एक टर्निंग पॉइंट था। इसका काम था सोशली और एजुकेशनली पिछड़े वर्गों को पहचान कर उनके लिए रिजर्वेशन सजेस्ट करना। और 1990 में जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने इसकी सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया तो पूरे देश में हंगामा हो गया। इस एक इवेंट ने कास्ट को इंडियन पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। इसी से पैदा हुआ वोट बैंक पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट। ये है क्या? ऐसे समझिए, एक दुकानदार है जो अपने कस्टमर्स को अलग अलग इंसान की तरह नहीं बल्कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की तरह देखने लगता है। वो ग्रुप बी को स्पेशल डिस्काउंट का वादा करता है ताकि ग्रुप बी के सारे लोग उसी की दुकान से सामान खरीदें। बिल्कुल वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज पूरी की पूरी कास्ट को एक वोट बैंक समझती हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए टारगेट करती हैं। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए पॉलिटिक्स को एक 100 मीटर रेस की तरह इमेजिन कीजिए। अपर कास्ट के पुरुष रेस शुरू करते हैं स्टार्टिंग लाइन से। सारी औरतें, चाहे वो किसी भी कास्ट की हों, उनसे 10 मीटर पीछे से शुरू करती हैं पैट्रियार्की की वजह से। लेकिन एक दलित औरत वो 50 मीटर पीछे से शुरू करती है और उसके पैरों में भारी वजन भी बंधा हुआ है। ये इंटरसेक्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट को समझाता है, जहां जेंडर और कास्ट का भेदभाव मिलकर एक दोहरा बोझ बन जाता है। और ये रेस वाली एनालॉजी सिर्फ एक कहानी नहीं है, उसका ज़मीनी सबूत आज भी आज़ादी के 75 साल बाद दलित औरतों में लिटरेसी रेट 5% से भी कम है। जस्ट लेट दैट सिंक इन। ये नंबर उस रेस में उनके पैरों में बंधे वजन का सबूत है। तो टेक अवे ये है कि कास्ट सिर्फ शादी ब्याह या पहचान तक सीमित नहीं है। इट डिसाइड्स योर एक्सेस टू पावर, रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड जस्टिस। इसीलिए ये जितना बड़ा हथियार हिस्टोरिकली लोगों को दबाने का रहा है, उतना ही बड़ा टूल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का भी बना है, जिसके जरिए पिछड़ी हुई कम्युनिटीज अपने हक की लड़ाई लड़ती हैं। तो हमने 3 छुपे हुए चेहरों को देखा, जेंडर, रिलीजन और कास्ट। हमने प्रॉब्लम्स को समझा, उनकी गहराई को देखा। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? हाउ डू वी मूव टुवर्ड्स अ मोर इक्वल, अ मोर जस्ट पॉलिटिकल सिस्टम? चलिए कुछ प्रपोज्ड सॉल्यूशंस पर नजर डालते हैं। एक्सपर्ट्स कुछ अहम कदम सजेस्ट करते हैं। पहला, विमेंस रिजर्वेशन को जल्द से जल्द लागू किया जाए। दूसरा, पार्टीज टिकट कैसे बांटती हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड बनाया जाए। तीसरा, विमेन कैंडिडेट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए क्योंकि इलेक्शंस बहुत महंगे होते हैं। चौथा, वोटर्स को एजुकेट किया जाए ताकि वो अपने भेदभाव को चैलेंज करें। और सबसे ज़रूरी, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो इंटरसेक्शनल हों, जो उस दलित महिला के बारे में सोचें जो रेस में सबसे पीछे खड़ी है। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन, हम इन शब्दों पर बहुत बहस करते हैं, पर क्या देश की आधी आबादी और सदियों से पीछे छूट गए लोगों को डिसीजन मेकिंग टेबल पर एक कुर्सी देना, क्या यही एक सच्ची डेमोक्रेसी का, एक मजबूत लोकतंत्र का असली टेस्ट नहीं?